नमस्कार, साधना न्यूज के खास प्रोग्राम मिशन 2022 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तर प्रदेश में 2022 के सिंहासन की लड़ाई में योद्धाओं के नाम का ऐलान होना शुरू हो गया है। कल बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी शुरुआती लिस्ट जारी कर चुकी हैं। वैसे तो चुनावी रणभूमि में रणकुबेर की जाति की अहमियत मानी जाती है, लेकिन इस बार नामों की फहरिस्त देखी जाए तो ओबीसी वोटों के नए सिरे से खेमेबंदी के चलते जातियों को रिझाने के जतन तेज कर दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि काम और विकास को नहीं छोड़कर क्या इस बार यूपी में जातियों के नाम पर सत्ता अपने नाम की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया है। जो लोग हिस्ट्री शीटर हैं, सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सूची देखकर डिप्रेशन में चली गई है। हालांकि हफ्ते भर से चला सपा में शामिल होने के नामों की फहरिस्त पर अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। अब बीजेपी से कोई नेता या मंत्री सपा में शामिल नहीं किया जाएगा। बजाय एक नाम गोरखपुर से, जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का। कब यूपी में जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, कई सवाल करेंगे। उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने। किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई है मैं नहीं जान सकता, और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति कोई नया विषय नहीं है। इस बार फिर जातिवाद हावी हो गई है और विकास के मुद्दे, कार्य के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। फिलहाल मेहमानों की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सपा नेता जेवाई आशमी जी जुड़ी हुई हैं और मेरी सहयोगी प्रशिता शर्मा लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जी, जैसे कि राजनीति में जातिवाद हावी हो रहा है और विकास के मुद्दे पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल यहां पर बीजेपी नेता नीरज शर्मा जी से मैं चाहूंगा। नीरज शर्मा जी, जिस तरीके से विकास के लंबे लंबे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जातिवाद का जो मुद्दा है वो हावी होता जा रहा है, जातीय समीकरण तेज हो गए। क्या कुछ आपका इसमें कहना है? तो नीरज शर्मा जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सपा नेत्री जेवाई आशमी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जेवाई आशमी जी, कई वादों पर बीजेपी यहां पर वादे करती है कि कई मुद्दों को लेकर विकास की बात की जाती है, लेकिन आखिर में जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं तो जातिवादी समीकरण तेज होते जा रहे हैं। सपा ने भी जो पहली सूची जारी की है उसमें जातीय समीकरण देखे गए हैं, जातियों को साधने की कोशिश की गई है। क्या सपा की आगे रणनीति रहेगी? जी आशमी जी। देखिए, जो सपा ने लिस्ट जारी करी है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सभी जाति के लोगों को इंक्लूड किया गया है। हम लोग सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 107 लोगों की सूची में एक भी अल्पसंख्यक का व्यक्ति नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास। जहां तक बात है कि जाति पे चुनाव हो रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात करी है, स्वास्थ्य की बात करी है, शिक्षा की बात करी है, लेकिन आचार संहिता लगने के 4 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि चुनाव 80 बनाम 20% है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है कि क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, तो वो सिर्फ 80 बनाम 20 पे ही चुनाव लड़ेंगे। उनका स्पष्ट स्टैंड है। अब जनता के ऊपर है कि जनता उनको जाति के हिसाब से वोट करना चाहती है या कामों की विफलता पे वोट करना चाहती है। जी जेवाई आशमी जी, जो आपने कहा 80 बनाम 20 का मुद्दा, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया और लंबा मुद्दा छाए रहा और सपा इसको लेकर
कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रही है और विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ लखनऊ से मेरी सहयोगी प्रीशिता शर्मा जुड़ी हुई है। प्रीशिता, जातिवाद का मुद्दा एक बार फिर हावी होता जा रहा है, कई सवाल ऐसे में जातिवाद को लेकर, क्या कुछ आप लखनऊ में देख रही हैं? क्या कुछ आपको अभी राजनीति के जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से आप देख रही हैं? बिल्कुल ऋषभ, जातिवाद की बात की जाए तो जो भी सूची उम्मीदवारों की सामने आई है उसमें हमने जातिवाद समीकरण देखे हैं। जातियों को लेकर सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। चाहे जी जी से मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची आई है वो दंगाइयों की सूची है जिन पर आपराधिक मामले पहले से चले आ रहे हैं। जी जय यास्मीन जी, केस पे उन पे जो भी मुकदमे हैं वो अभी प्रकाशित किए गए, आज का आज। हम कुछ भी छुपा के नहीं चल रहे हैं। जो भी धाराएं, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, आप हमारे पार्टी पेज पे देख सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स की डिटेल पार्टी पेज पे है। जनता को भ्रमित रख के हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जनता को भ्रमित जरूर करके रखा, क्योंकि उनके ऊपर जितनी संगीन धाराएं लगी थी, क्या उन्होंने प्रकाशित करवाया था मुख्यमंत्री बनने से पहले? जी प्रीशिता, आवाज सुन पा रही है? हाँ जी बिल्कुल यास्मीन जी, जैसे आपने कहा योगी आदित्यनाथ सीएम का बयान भी देखने को मिला। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि सपा बदमाशों की राजनीति कर रही है, अपराधियों को टिकट दे रही है, हिस्ट्री शीटरों को टिकट दे रही है। तो ऐसे में कई सवाल, कई पलटवार बीजेपी की ओर से सपा पर किए गए हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव की क्या कुछ रणनीति आप देखती है? हाईकमान वो है और किस तरीके से आगे रणनीति सपा की रहेगी जो भी विधानसभा चुनावों को लेकर? जी देखिए, हम लोग की पूरी कोशिश है। देखिए, किसी को आरोपी घोषित करना समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। अगर किसी पे केस चल रहा है तो आरोपी कोर्ट घोषित करेगा फैसला होने के बाद। लेकिन उस पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी छुपा नहीं रही है, वो अपने पेज पे प्रकाशित कर रही है और एज पर द रूल कैंडिडेट उसको न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करवाएंगे, जो भी गाइडलाइंस है। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी घोषित अपराधी को हम टिकट ना दें। और जब कोर्ट में केस होता है सर, तो जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते हैं। जहां तक बात है कि कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट जो हम देते हैं उसको चुन के जनता के बीच से वो आता है, तो जनता अगर उसे पसंद करेगी तो चुनेगी, अदरवाइज नहीं चुनेगी। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तो तेनी महाराज को अभी भी मंच पे लेके घूम रही है, बल्कि उनपे तो घोषित हो चुका है उनके बेटे पे अपराध, और उन्होंने कहा भी था जिस दिन घोषित हो जाएगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इतने बड़े अपराध से लेके घूम रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, तो जनता को फर्क साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल प्रीशिता, आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल यास्मीन जी। ऋषभ, मैं यास्मीन जी की आवाज में नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल उनसे रखिएगा। जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा है कि अब बीजेपी से आने वाले के लिए समाजवादी पार्टी में नो एंट्री है, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री को अब समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन गोरखपुर से डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को न्योता क्यों दिया गया है? क्या रणनीति है इसके पीछे समाजवादी पार्टी की? जी यास्मीन जी, अगर सवाल सुन पाई हो या मैं दोहराऊं इसको? जी आप दोहरा दीजिए, बहुत इको हो रहा है। जी यास्मीन जी, ऐसे में यही सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है, जो बीजेपी के कई नेताओं का सपा में शामिल होने का एक दौर शुरू हुआ और आगे भी इसको कई बयानबाजी की गई कि आगे भी और नेता शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस फहरिस्त पर विराम लगा दिया है। किस तरीके से, हालांकि एक नाम को अभी छोड़ा गया है जो कि गोरखपुर से बीजेपी की जो टिकट कटा है जिस विधायक का, तो ऐसे में क्या कुछ आप आगे कहेंगी कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है जिस पर कहें कि एक फहरिस्त पर विराम लगा दिया है, आगे क्या सपा की रणनीति है कि वाकई में नामों पर जो माफ कीजिए अखिलेश यादव ने जो विराम लगाया, आखिर में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। पहले चरण के चुनाव का नामांकन भी शुरू हो चुका है
इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम और लोगों को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि हमें अपने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देना है और सबको एडजस्ट करना है। अगर लास्ट टाइम तक आना जाना रहेगा तो टिकट फाइनल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यही एक रीजन है। उन्होंने कहा जो जहां है वही रहे, क्योंकि अब चुनाव में उतर चुके हैं, समय बिल्कुल नहीं बचा है। हाँ, एक आध टिकट की गुंजाइश जरूर रखी जाती है और उसका संकेत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। आज बिल्कुल जेवाई आशमी जी हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा जी, किस तरीके से आगे बीजेपी की रणनीति रहेगी? किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किन मुद्दों पर आगे राजनीति करेगी? किस मुद्दों पर विकास की बात करेंगी या जातिगत समीकरण हावी रहेंगे? क्या बीजेपी ने आगे सोच कर रखा है? जी देखो, बीजेपी की बात अगर आप कर रहे हैं तो बीजेपी का तो एजेंडा विकास का है। बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है और गुंडा माफियाओं को उत्तर प्रदेश से भगाया है, उनकी रास्ता जो जेलों में है, उत्तर प्रदेश की जनता को हर जिले में दंगे होते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। और विकास की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया उसी विकास को लेकर हम चुनाव में उतर गए हैं। और हमारा जो एजेंडा शुरू से ये रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास इतना नहीं करती, सिर्फ विकास में करती है और अपने काम में करती है। हम औरों की पार्टी की तरह जातिवाद को हावी पार्टी पे नहीं होने देंगे। दूसरी बात आपको बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश में ये लोग कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। क्योंकि आपको ये सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है और हम 350 से पार जा रहे हैं। अब ये तो सब हवाई बात है। ये जनता उत्तर प्रदेश की ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। जी नीरज जी, एक तरफ आप कहते हैं कि जातिवाद में बीजेपी भरोसा नहीं रखती है, वहीं मुख्यमंत्री खुद 80 वर्सेस 20 का बयान देते हैं। हालांकि प्रेषिता शर्मा हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी हुई है। प्रेषिता, अब बीजेपी नेता नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी का कहना है कि बीजेपी जातिवाद में भरोसा नहीं रखती है, विकास के मुद्दों पर बात करती है। क्या कुछ आप देख रही हैं प्रेषिता? जी प्रेषिता, आवाज सुन पा रही है? जी बिल्कुल प्रेषिता, अभी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। जी जी नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनकी प्रतिक्रिया मैं जेवाई यास्मीन जी से लेना चाहूंगा। यास्मीन जी, जैसे कि बीजेपी का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हमारे पार्टी में जाति का समीकरण नहीं बनता है, किस तरीके से आप देखती हैं कि बीजेपी वाकई में विकास के नाम पर फिर से सत्ता में आ पाएगी? यास्मीन जी बोलती है, हाँ, भारतीय झूठी पार्टी है। ये जनता के बीच में मंचों पे और टीवी न्यूज चैनल पे भी आके झूठ बोलते हैं। इनके और मुख्यमंत्री में ही कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80 बनाम 20 का चुनाव है और ये कह रहे हैं कि विकास का चुनाव है। वैसे अगर मैं कहूँ ये विकास का भी चुनाव है, तो विकास इन्होंने किया क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के लिए। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, गड्ढा मुक्त सड़क हो नहीं पाई, शिक्षा 2 साल से कोरोना में ध्वस्त पड़ी हुई है, सरकारी स्कूल के बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं पाए। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? जी नीरज शर्मा जी, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? कई ऐसे में आरोप पे सपा की ओर से आप पर लगाए जा रहे हैं। देखो, सपा आज देखो, इनकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। इसलिए सही है, 80 बनाम 20 का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ही भाई। 20 में ये सभी लोग, 80 में हम अकेले। क्या जातवाद कहाँ हुआ? जातवाद की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 80 बनाम 20 का चुनाव है। तो नीरज जी यही जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस तरह का इशारा था कि 80 बनाम 20, वो 20% कौन है जिनके बनाम में बीजेपी उतरी है? देखो, 80 बनाम 20, देखो आप उत्तर प्रदेश की सभी जनता जानती है 80 बनाम 20% कौन है। 20% में ये है, ये अपनी जातवाद का ये राग अलप रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जातिवाद कितनी हावी हो रहा है। हम फिर दोबारा से बोल रहे हैं, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने के लिए चुनाव लड़ा था हमने। पहले उत्तर प्रदेश की छवि को हमने सुधारा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था, इससे पहले हमारी सरकार से पहले जंगल राज को हमने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल दिया और विकास का माहौल दिया। कोरोना जैसी पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा था, कोरोना में भी हमारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नंबर 1 पे ही रहे। वो उतने बड़े राज्य को संभालना बहुत बड़ी बात थी। तब भी उत्तर प्रदेश की जनता को हमने
कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। आप खुद देख रहे होंगे राशन मिल रहा है, जो गरीब लोग थे राशन पहले मिलता ही नहीं था, राशन की कालाबाजारी होती थी, राशन कभी किसी को बहुत कम मिलता था, और आज हर घर में राशन मिल रहा है, हर घर में गरीब लोगों को पैसा जी नीरज जी, कई विकास की बातें आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कई विकास की बात आप कह रहे हैं। हालांकि एक सवाल हमेशा से जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है, एक सवाल हमेशा से रहा है कि मुसलमानों को वहां डराया जाता रहा है। हिंदुत्ववादी बीजेपी की राजनीति, बीजेपी हिंदुत्ववादी की राजनीति करती है। हालांकि मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जेवाई यास्मीन जी से। जेवाई यास्मीन जी, विकास की बयार लादी है बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, कहना है नीरज शर्मा जी का। जी सर, इन्होंने ऐसी बयान ला दी है कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इन्हें बहुमत नहीं मिला। आप ये बताइए, अगर विकास इतना बह रहा होता तो इनको नकार क्यों दिया जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में? भाई लोग नाखुश हैं इसीलिए नकार दिया ना आपको। एक सिलेंडर आपने बांट दिया, सिलेंडर का रेट 1000 रुपए में कर दिया। क्या गाँव वाले सिलेंडर खरीद पा रहे हैं? क्या वो आपको वोट देंगे? जी बिल्कुल, ऐसे में यास्मीन जी, मुसलमानों की है, कल 107 लोगों की इन्होंने लिस्ट जारी की, एक मुसलमान का नाम नहीं है उसमें। जी वही मेरा सवाल यहाँ पर नीरज शर्मा जी से था कि जिस तरह के सपा ने सूची जारी की तो जाट और मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने जाट और गुर्जर के समीकरण बनाए हैं, मुस्लिम को यहाँ भी स्थान नहीं दिया गया है। तो मुसलमान इस बीजेपी की सूची में पीछे क्यों रहता है? जी नीरज शर्मा जी, हम उस मुसलमान से नफरत करते हैं और वो करते रहेंगे। जी नीरज शर्मा जी फिर से जी, इन्होंने अभी बोला और मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दी है। ये टिकट का माहौल अलग होता है। मुसलमान को टिकट ना देना और वो ना देना तो इसका मतलब मुस्लिम विरोधी हो गए। हमारे मंत्री नहीं है क्या? मुस्लिम हमारी पार्टी में नहीं है क्या? मुस्लिम विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपके कई मंत्री हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उंगलियों पर उनके नाम गिनाए जा सकते हैं। जी, सरकार बनाने की बहुत बड़ी बात है। ये 20 सीट से भी ज्यादा ऊपर चले जाए तो गारंटी देता हूं मैं, 20 सीट समाजवादी पार्टी की आएंगी गठबंधन समेत। तो बड़ी बात यहाँ पर यास्मीन जी, नीरज शर्मा जी कह रहे हैं। तो सपा की क्या रणनीति रहेगी? क्या वो भी जातिगत समीकरणों पर आगे ध्यान देगी, या विकास के मुद्दे जो पिछली सरकार सपा की रही थी उसको लेकर जनता उनको स्वीकार करेगी या नकारेगी? किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, समाजवादी सरकार 2012 से 17 में उन्होंने जितना काम किया वो जातिगत समीकरण पे नहीं था। 7 लैपटॉप बांटे गए, वो जाति देख के नहीं बांटे गए। 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी गई, वो जाति देख के नहीं दी गई। आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया, उससे हर जाति का व्यक्ति चलता है। स्टेडियम बनाया गया, और जिस तरीके से विकास हुआ है उसमें एक जाति के लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो सबके लिए उपयोगी है। यहाँ जो गंगा बहती है विकास की, सिर्फ जातिगत की बहती है। एक ही जाति के लोग हैं जो हर जगह काबिज हैं और बाकियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जितना उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, दलितों का हुआ है, ये किसी की सरकार में नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो किसानों का हुआ है, और वो हर जाति का हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसे में यास्मीन जी, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने कई विकास के काम किए हैं, ऐसे में समाज को ध्यान में रखकर विकास के काम नहीं किए गए हैं। मुसलमानों को भी शौचालय बनवाए गए, आवास योजना का लाभ उनको मिला, कई बातें यहाँ पर बीजेपी कहती है। हालांकि मैं नीरज शर्मा जी से इसकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नीरज शर्मा जी, हेलो जी, नीरज शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, दोबारा से बताइए, आवाज कट गई थी। जी नीरज शर्मा जी, हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ध्रुवीकरण किया गया, मुसलमानों पर तुष्टीकरण की राजनीति की गई। तो ऐसे में विकास की जो राह में मुसलमान पीछे रह गए हैं और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आगे मुसलमानों को लुभाने के लिए या मुसलमानों पर कैसे भरोसा आप पर जताएं, उसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अभी बताया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें मुसलमान भाई भी आते हैं। हम मुसलमानों को कोई विरोधी नहीं है, और मुसलमान जितने एजेंडे हमने चलाए, जितना हमने विकास किया, चाहे वो जितना किसानों को पैसा दिया, जितना राशन दिया, वो मुसलमानों को भी मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा तो नहीं किया हमने जो शमशान को छोड़ दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बना दी। हमने जो किया वो सभी के लिए किया है, सभी को साथ लिया है, और वही एजेंडा है हमारा। हम एक पक्ष की नहीं सुन सकते, हम सबकी सुनते हैं। मुसलमानों जी नीरज शर्मा जी, ऐसे में आप एक बात तो मानेंगे, मुसलमान सुरक्षित है, जी नीरज शर्मा जी,
कहीं कोई आमदनी नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बेहद खुश है। अन्य पार्टियों की सरकारों में नाराज था क्योंकि उनके साथ अत्याचार होते थे, दंगे होते थे, दंगे में मरते थे। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई जातवाद का जहर नहीं घुला। मुसलमान चैन से अपना काम कर रहा है, चैन से खा पी रहा है। मुसलमान को कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई, कहीं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। अब ये लोग बेकार की बात करके बात को घुमाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है कौन पार्टी उनके साथ है, कौन पार्टी उनके साथ नहीं है। जी बिल्कुल नीरज शर्मा जी, मैं इसी बीच रुक करूंगा हमारी सहयोगी प्रीशिता शर्मा की। और प्रीशिता, आवाज सुन पा रही है? जी प्रीशिता। जी प्रीशिता, आपकी आवाज कम आ रही है। जी आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो प्रीशिता, ऐसे में लगातार सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, फिलहाल तो विकास की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जातिवाद कितना हावी दिखाई देता है जमीन पर हम बखूबी देखते हैं। और उसमें भी मुसलमान का जिस तरीके से मुसलमान जाति का तुष्टीकरण किया जाता रहा है, उस तरीके से कई सवाल ऐसे पर बीजेपी खड़े होते हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास की राह पर चलते हुए उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। बीजेपी की रणनीति है वह विकास के मुद्दे पर लड़ी जाएगी। प्रीशिता, किस तरह से वहां आप लखनऊ में देखती है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आपको अभी दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर जातिवाद की राजनीति तो हमेशा तो उत्तर प्रदेश में आगे देखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, पहली सूची की बात की जाए, तो उसमें जिस तरह 44 उम्मीदवार ओबीसी के हैं, 19 एससी के, इससे समझ में आता है कि किस तरह समीकरण पूरे बैठाए गए हैं। तो मैंने सवाल किया था, उसका जवाब नहीं मिला कि अखिलेश जी ने बीजेपी के सभी नेता मंत्री के लिए नो एंट्री कर दी है, लेकिन गोरखपुर से डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को न्योता क्यों दिया गया है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला था। जी बिल्कुल यास्मीन जी, आखिरी सवाल आपसे यही कि बीजेपी की ओर से सारे जो भी विधायक या जो भी मंत्री सपा में शामिल हो रहे थे, सबकी फेहरिस्त पे विराम लगा दिया गया अखिलेश यादव के बयान द्वारा, लेकिन अभी भी गोरखपुर से पिछली बार उम्मीदवार रही और विधायक रही राधा मोहन अग्रवाल को ऊपर नाम को क्यों छोड़ा गया है? जी यास्मीन जी बता पाएंगे कि उन्होंने उनका स्वागत क्यों किया है। बाकी देखिए, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, इस बात का जवाब दिया कि चुनाव में हम लोग एंटर हो चुके हैं, तो अब किसी की आवाजाही से क्या होगा, बहुत डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, एक आध सीट का मैं आपको पहले भी बताती थी, एक आध सीट का गुंजाइश लोग रखते हैं, लेकिन बाकी ये जो इतने सारे मंत्री और विधायक आ रहे थे, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बची है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द फर्स्ट फेज ऑफ चुनाव। जी बिल्कुल जय भाई यास्मीन जी, नीरज शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। प्रीशिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, प्रदेश में लगातार जातिवाद की राजनीति शुरू है और ऐसे में हमने चर्चा की, बीजेपी से हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़े हुए थे और सपा से जय भाई यास्मीन जी जुड़ी हुई थी। यही कहना है कि विकास के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, लेकिन किस तरीके से जातिवाद हावी रहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी जानते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि 80 बनाम 20% यह रहेगा, इसको लेकर तमाम ऐसे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, सपा लगा रही है। देखना होगा किस तरीके से आगे यह राजनीति गर्माती है और राजनीतिक जो मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे पर राजनीति की जाएगी, विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, या कोई अन्य मुद्दा जो यहां पर हावी होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम मिशन 2022 में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।